बायकेमरलिज्म, इस वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बायकेमरलिज्म? बायकेमरलिज्म मीन्स ऐसी लेजिस्लेचर जिसके दो चैम्बर्स हैं। बाय मीन्स टू, कैमरल मीन्स चैम्बर्स। तो यूनियन लेवल पे बायकेमरलिज्म मतलब दो हाउसेस का होना, लोकसभा और राज्यसभा, ये मैंडेटरी है। तो संविधान ने कोई चॉइस नहीं दी है कि आप अगर चाहो तो राज्यसभा को एबॉलिश भी कर सकते हो, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन स्टेट्स के लेवल पे जो अपर हाउस होता है, विधान परिषद, या उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ऐसा प्रोविजन है जिसको संविधान में मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं किया गया है। दैट इज व्हाई एज ऑफ नाउ ओनली 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड रिमेंबर दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन एबॉलिश्ड इन 2019। तो फिलहाल 6 स्टेट्स के पास अपना अपर हाउस है, विधान परिषद है। अब विधान परिषद के ऊपर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2024 में एंड 2022। तो इसको लेके आपको याद क्या रखना है? तो एसएलसी को लेके आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला, आपको याद रखना है कि कितने स्टेट्स के पास अपना अपर हाउस अभी है, हाउ मैनी स्टेट्स। फिल्म्स में ये आ सकता है। दूसरा वो पूछ सकता है विच आर दो स्टेट्स, विच स्टेट्स हैव अपर हाउसेस। अगला जो आपको याद रखना है, अंडर आर्टिकल 169 द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अपर हाउसेस। अपर हाउस की जो प्रोसेस है क्रिएट करने की, या जिन स्टेट्स में ऑलरेडी है उनके अपर हाउसेस को एबॉलिश करने की जो प्रोसेस है, द प्रोसीजर टू क्रिएट और एबॉलिश ये अपर हाउस। तीसरा जो आपको समझना है, याद रखना है स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दैट मीन्स लॉ बनाने का प्रोसीजर। अब देखो, जिन स्टेट्स में एक ही हाउस है, मतलब लोअर ही हाउस है, विधानसभा, तो वहां पे तो प्रोसीजर बहुत सिंपल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सारे ही बिल्स विधानसभा में आएंगे, चाहे मनी बिल है चाहे ऑर्डिनरी बिल है। पास होने के बाद बिल सीधे कहाँ जाएगा? गवर्नर के पास। असेंट के बाद वो एक्ट बन जाएगा। तो जिन स्टेट्स में एक ही हाउस है, वहां पर तो लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो सिंपल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। लेकिन जिन स्टेट्स में दो हाउसेज हैं, दैट मीन्स दो 6 स्टेट्स, उनका क्या होगा प्रोसीजर, ये आपको समझना है। तो अगर आपने ये प्रोसीजर पढ़ा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं किसी और क्लास में, तो ये अभी मैं कवर नहीं करूंगा। अगर आपने प्रोसीजर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि विधान परिषद किसी भी बिल को कानून बनने से रोक नहीं सकती, सिर्फ उसको डिले कर सकती है। और डिले भी कितना? पहली बार जब बिल आएगा तो 1 महीना, और दूसरी बार जब बिल पास होकर आएगा तो 3 महीना, 3 months। इट मीन्स द विधान परिषद, द एसएलसी, has only the power to delay a bill for a maximum of 4 months, after which the bill is deemed to have been passed। ऐसा मान लिया जाएगा कि वो दोनों हाउसेस से पास हो गया है, एंड द बिल गोज टू गवर्नर फॉर द असेंट। अब मेन एग्जामिनेशन में जो ये क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन आएगा कि भाई रेलेवेंस क्या है, या ऐसे कहो कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी नीड क्या है। तो जब विधान परिषद किसी बिल को कानून बनने से रोक ही नहीं सकती, उसकी पावर्स इंफीरियर हैं, तो उसको बनाने का फिर पर्पस ही क्या है? तो देखो, उसको बनाने के जो 2-3 ग्राउंड्स आपको याद रखने हैं, वो ये। पहला, इमेजिन करो जिन स्टेट्स में एक ही हाउस है, 22 स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनमें बिल पास करने की स्पीड कितनी हो सकती है? कि चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी है, वो किसी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, फटाफट डिस्कशन करवाएंगे या शायद ना भी करवाएं, और मेजॉरिटी है तो बिल फटाक से पास हो ही जाएगा। तुरंत गया गवर्नर के पास, गवर्नर गिव्स असेंट। तो आप स्पीड देख रहे हो कि एक स्टेट में जो कानून बनने की स्पीड है
वो कितनी फास्ट हो सकती है, और अगर ये स्पीड बहुत फास्ट है तो फिर अकाउंटेबिलिटी का क्या, डिबेट डिस्कशन कहाँ हुआ, लोगों ने सवाल जवाब कब पूछे, चीफ मिनिस्टर जवाब कब देगा स्टेट के लोगों को, अपोजिशन पार्टीज को, मीडिया को। तो जिन हाउस स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं वहां पर एटलीस्ट द अपर हाउस मेक्स द चीफ मिनिस्टर, मेक्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो जो पहला पॉइंट आप मेंस एग्जाम में लिखोगे वो होगा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स हेस्टी लेजिस्लेशन। प्रिवेंट्स हेस्टी मतलब जल्दीबाजी में जो लॉज बनते हैं उनको अपर हाउस प्रिवेंट करता है। और तीसरा देखो, जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं एमएलएज, वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, तो उनका जब वो काम करते हैं विधानसभा में तो उनके ऊपर एक लोगों का प्रेशर होता है, तो बोलते हैं पॉपुलर प्रेशर, क्योंकि उनको तो भाई लोगों से किए हुए वादे फुलफिल करने हैं और 5 साल बाद दोबारा चुनाव भी लड़ना है। तो लोअर हाउस का ना बहुत सारा जो काम होता है वो लोगों का प्रेशर या डेमोक्रेटिक प्रेशर जिसे आप कह सकते हो उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर मैं एक एमएलए हूं तो मैं सदन में जो काम करूंगा मुझे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर की चिंता है, मुझे अपने किए गए वादों को फुलफिल करने की चिंता है, मेरे ऊपर लोगों का प्रेशर है, पॉपुलर प्रेशर है। लेकिन अपर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। इट मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम popular pressure, they are free from pressure of the people, common people, and that is why they can better perform their functions without any pressure of populism। वो लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करेंगे। therefore upper house is free from popular pressure। एंड फोर्थ पॉइंट उसमें आएगा वो ये कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने लाइफ में कुछ एकम्प्लिश किया है किसी पब्लिक किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, तो ऐसे लोगों का जो नॉलेजेबल लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनका देश की लेजिस्लेचर में होना ये अच्छी बात होगी। क्योंकि भाई लेजिस्लेचर का काम कैसा होगा, लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज कैसे होंगे, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगा, क्या वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे लेजिस्लेचर में मेंबर्स किस तरह के हैं। तो अगर मेंबर्स एकम्प्लिश्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो समवेयर द परफॉर्मेंस, द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ लेजिस्लेचर इज ऑल्सो एनहेंस्ड। दैट इज वाई राज्यसभा में भी आपको पता होगा दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 MPs फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो ये वो लोग होते हैं एक्सपर्ट्स जो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ सकते। भाई अगर आप किसी वेल नोन इकोनॉमिस्ट से या किसी वेल नोन सोशल वर्कर से या किसी साइंटिस्ट से अगर आप ये बोलो कि आपको चुनाव लड़ने हैं तो जाओ रैली करो, कैंपेनिंग करो, लोगों से जाके वो ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग डिजर्व तो करते हैं लेजिस्लेचर में आना, तो उनको लेजिस्लेचर में लाने का तरीका क्या होता है, अपर हाउस। तो अपर हाउस allows it allows expertise to be a part of legislature तो ये तो हुआ उसका रेलेवेंस या उसकी यूटिलिटी। पर अगर हमें इसका करना हो क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मतलब अगर हमें इसकी नेगेटिव साइड लिखनी हो एग्जाम में, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, उसमें क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट, हेरोल्ड लस्की जो एक फेमस ब्रिटिश थ्योरेटिकल स्कॉलर थे, ही सेड कि भाई ये जो अपर हाउस की मेंबरशिप है नॉमिनेशन के थ्रू जो आती है, दिस इज एंटीथेटिकल और इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी। तो हमने यहां पर जो स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज की लाने की बात की थी,
हेरोल्ड लस्की उसको अप्रूव नहीं करते, वो उसको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लेजिस्लेचर में आने का मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चुनाव लड़के ही होना चाहिए। दूसरा दूसरा ये कि अपर हाउस में कुछ मेंबर्स होते हैं जो आपको पता होगा, दे आर इलेक्टेड बाय टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट। तो इसका क्रिटिसिज्म ये है कि बाय द वे दे आर 1/12 मेंबर्स ना, आई होप यू ऑलरेडी नो दिस। इलेक्शन प्रोसीजर आपको पता होगा, यहाँ पे का जो इलेक्शन प्रोसीजर है ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन प्रोसीजर, इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस एनी ऑफ दीज थिंग्स प्लीज़ लेट मी नो, ओके। ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, विच स्टेट्स, आर्टिकल 169 में प्रोसीजर क्या गिवन है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डिटेल में क्या होता है, और इलेक्शन कैसे होता है इनके मेंबर्स का। इफ़ यू डू नॉट नो एनी ऑफ दीज डायमेंशंस प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट क्लास फॉर दैट। तो 1/12 जो मेंबर्स होते हैं वो टीचर्स और ग्रेजुएट्स चूज करते हैं, 1/12। तो इसका ये मानना है कि इससे जो एकेडमिक वर्ल्ड होगा, जो पढ़ाई लिखाई की, पढ़ने की, लिखने की, पढ़ाने की जो दुनिया है, उसमें आप पॉलिटिक्स को एंट्री करा रहे हो। इट्स लाइक कि अगर दो टीचर्स या एक टीचर और एक स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो वो इंटरेक्शन एकेडमिक होना चाहिए, वो इंटरेक्शन स्कॉलरली होना चाहिए। लेकिन ये जो आपने रिजर्वेशन किया है 1/12 मेंबर्स का टीचर्स ग्रेजुएट से, उससे एकेडमिक वर्ल्ड, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में कौन घुस रहा है, पॉलिटिक्स घुस रही है। एंड दिस कैन लीड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, जिसको अच्छा नहीं माना जाता एकेडमिक। तीसरा पॉइंट, दैट एसएलसी कैन नॉट prevent a bill from becoming act। तो जब वो किसी बिल को एक्ट बनने से प्रिवेंट कर ही नहीं सकती, और एसएलसी की जो रिकमेंडेशंस हैं जब वो बाइंडिंग ही नहीं है ऑन द विधानसभा, तो फिर एसएलसी के होने का, एसएलसी को रखने का व्हाट इज द रेलेवेंस, व्हाट इज द यूटिलिटी। और जो आखिरी पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं क्रिटिकल में, वो ये भी है कि देखो, राज्यसभा का होना एट नेशनल लेवल वो जरूरी है, बिकॉज वी आर अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक फेडरल सिस्टम में जब आप सेंटर और स्टेट्स में पावर्स को डिवाइड करते हो, तो स्टेट्स को सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गन, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो स्टेट्स को सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, क्योंकि सेंटर के और स्टेट्स में पावर का डिवीजन है। क्या यही चीज हम कह सकते हैं स्टेट्स और लोकल बॉडीज के केस में? तो स्टेट्स और लोकल बॉडीज मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, क्या उनमें कोई पावर डिवीजन होता है? क्योंकि अगर उनमें पावर डिवीजन होता है, तो फिर लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्टेट के लेवल पे अपर हाउस। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि इंडियन फेडरेशन में जो रिश्ता सेंटर और स्टेट्स का है, वो रिश्ता स्टेट और लोकल बॉडीज का नहीं है, बिकॉज लोकल बॉडीज आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि स्टेट जो लिस्ट है उसमें जो 5वां सब्जेक्ट है वो है लोकल गवर्नमेंट। का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट्स को टोटली स्टेट्स के अंडर माना है। तो स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो सेम नहीं है एज दैट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये लॉजिक भी गलत होगा कि जिस तरह से स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेंटर पे राज्यसभा चाहिए, ऐसे ही लोकल बॉडीज को स्टेट के लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए अपर हाउस चाहिए। ये लॉजिक यहां पे फेल हो जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड ट्वाइस, रेलेवेंस क्या है अपर हाउस की, ये आप अब समझ चुके हो, राइट? ऑल राइट, until I see you next time, take care, bye bye।